आज हमने पढ़ना है बैकग्राउंड रेडिएशन। Radiation is a part of natural environment. This background radiation is contributed principally by three sources. अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें तीन सोर्सेज से जो रेडिएशन मिलती है, एक है हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये रेडिएशन हमारे पास होती है जो अंडरग्राउंड हमारे पास मटेरियल्स हैं वो डिके करते हैं, जो उनके अर्थ के अंदर जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनके डिके करने से जो रेडिएशन मिलती है, ये वो वाली रेडिएशन है। फिर अब सेकंड है कॉस्मिक रेडिएशन, वो है जो स्पेस में से आती है, वो रेडिएशन कॉस्मिक रेडिएशन है। एंड रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन आवर बॉडी। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है, हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें से रेडिएशन निकलती है। Table 16.3 gives average values of background radiation to which various parts of the body are exposed annually. उस टेबल में इन तीनों मैम टाइप तो ये टेबल हमें बताता है एनुअली इन तीनों टाइप की रेडिएशन से कौन कौन सी रेडिएशन कितने कितने पोर्शन में हमें हमारी बॉडी को मिलती है। कॉस्मिक रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इनहेल्स है और इन बॉडी रेडिएशन है। अब ये कौन कौन से हमारे बोन मैरो में, बोन सरफेस में, अदर सॉफ्ट टिश्यू में, ब्रोंकाइल एपिथेलियम में, ये आपके हमारे गले का हिस्सा होता है जो हमारी जो सांस की नाली है उसको ऐसी चीजों से, टॉक्सिक चीजों से बताता है, या उसको या फिर जो टॉक्सिक चीजें गले की जो नाली है, सांस की नाली, उसको ले जाने से रोकता है। तो इन पार्ट्स को, ये इस सारी टाइप की रेडिएशन जो एक साल में कितनी कितनी मिलती है, इस टेबल को पता है। The terrestrial radiation varies over the earth because of differences in the amount of naturally occurring elements in the earth's surface. अब जो अर्थ के अंदर से आने वाली रेडिएशन है वो डिफरेंट सरफेसेस पे, डिफरेंट एरियाज में अर्थ के वेरी करती हैं, कि हो सकता है एक एरिया में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जिसमें से ज्यादा रेडिएशन निकले, लेकिन ये भी हो सकता है उससे थोड़ा सा जब आप एरिया चेंज करें वहां पर वो एलिमेंट्स मौजूद ना हो, इसलिए वहां से वो रेडिएशन ना निकले। इसलिए जो रेडिएशन है, रेडिएशन इमिशन है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, वो वेरी करता है कि अर्थ के सरफेस में उन मटेरियल्स के प्रेजेंस में डिफरेंस है। इन एडिशन, building materials may incorporate naturally occurring radioactive materials. Many buildings may have elevated levels of radon emitted by naturally occurring uranium-238 in the soil. अब एक तो जमीन से जो रेडिएशन आ रही है वो, दूसरा तो जो बिल्डिंग्स में हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें से वो भी रेडियन इमिट करती है, रेडॉन उसको इमिट करती है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में या उस एरिया में रेडॉन की प्रेजेंस इंक्रीज हो जाती है। जैसे ब्रिक, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, ये मटेरियल अगर बिल्डिंग में यूज किए हों तो वो जो रेडॉन इमिट करते हैं। आप अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, building materials can emit radons as the material decay, which elevates the indoor radon levels in your home. कि ऑलरेडी जमीन से अगर रेडॉन निकल रही होगी तो, लेकिन जो ऑलरेडी रेडॉन भी जमीन से निकल रही होगी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल यूज किया होगा आपने, वो मटेरियल भी एक्स्ट्रा रेडॉन इमिट करेगा, तो वो जो रेडॉन का डिके है उसको इंक्रीज कर देगा, रेडॉन की प्रेजेंस को इंक्रीज कर देगा। इट हैज बीन एस्टिमेटेड that the annual dose equivalent to bronchial epithelium from radon decay product is approximately 24 millisieverts. ये याद होगा कल हमने यूनिट्स देखे हैं डोज इक्विवेलेंट के लिए,
तो सेम उसका रेड ही था, उसको रेड में एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन सेम नाम नहीं यूज कर सकते इसको, उसकी बजाय हम इसको इक्विवेलेंट जो डोज थी उसको साइबर्ट में एक्सप्रेस कर रहे थे। इसलिए एनुअल जो एवरेज डोज है आपका, ये जो ब्रोंकाइल एपिथेलियम आपको रेडॉन डीके उसको मिलता है, या जो रेडॉन उसको मिलती है, वो अप्रोक्सीमेटली 24 मिली साइबर्ट होती है या 2.4 रैम होती है। ये जो अब्जॉर्ब डोज थी, मतलब इतनी डोज अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब डोज का जो यूनिट था हमारे पास है, उसकी जगह हमने यूज किया, मतलब 2.4 ग्रे। इसको 2.4 ग्रे कह ली क्योंकि अब्जॉर्ब डोज का ही और इसका यूनिट सेम है, इतनी डोज अब्जॉर्ब करता है वो रेडॉन रेडिएशन की। कॉस्मिक रेडिएशन लेवल्स चेंज विद एलिवेशन। अब जो स्पेस से रेडिएशन आ रही है, अब जैसे जैसे आपकी हाइट्स बदलनी है, तो आपने इस ऊंचाई पर जाना है, तो वैसे वैसे उसका ट्रेवल चेंज होना है, जो स्पेस से रेडिएशन आपको मिल रही है। फॉर एग्जांपल, एयर ट्रैवल एक्सपोजेस इंडिविजुअल्स टू इंक्रीज रेडिएशन एक्सपोजर। अब जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, अब कितनी एयर ट्रैवल जब आप कर रहे हैं उससे ज्यादा हाइट कैसे बढ़ सकती है, तो एयर ट्रैवल में जो लोग ट्रैवल करते हैं एयर में, उनको जो इंक्रीज रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जो हम जमीन की जितनी हमें कॉस्मिक रेडिएशन मिल रही है, उसके मुकाबले जो हवा में ट्रेवल कर रहे हैं उनको ये वाली रेडिएशन ज्यादा मिल रही है। It has been estimated that at 30,000 feet the dose equivalent is about 0.5 milligram per hour. अब ये उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि अगर इतने हाइट पर अगर आप ट्रेवल करें, तो 1 घंटे के अंदर आपको पर आवर 0.5 मिलीग्राम जो रेडिएशन है इतनी मिल सकती है, मतलब इतनी डोज आप रेडिएशन की अब्सॉर्ब कर सकते हैं अगर इतनी हाइट तक आप एयर में ट्रेवल कर रहे हैं। कौन सी वाली रेडिएशन अब्सॉर्ब कर सकते हैं? कॉस्मिक रेडिएशन जो स्पेस से आ रही है। The internal radiation arises mainly from आ रही है। mainly arises from potassium in our body, which emits beta and gamma rays and decays with half-life of 1.3 into 10 raised to 9 year. अब जो हमारी बॉडी से तीसरी टाइप की जो रेडिएशन है, नेचुरली अकरिंग रेडिएशन, ये जो हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम 40 प्रेजेंट है उसकी वजह से होती है, और वो जो यूजुअली जो जिस टाइप के रेडिएशन एमिट करती है वो होती है बीटा और गैमा रेज, जिनकी हाफ लाइफ होती है 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स। इतनी देरी में उनकी हाफ लाइफ होती है। In addition to the background radiation, the population is exposed to radiations from various medical procedures. The planned exposure of patients as distinct from occupational exposures received by health personnel. अब 3 तो नेचुरली अकरिंग रेडिएशन हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है, जो चौथा ऐसा तरीका जिससे जो ह्यूमन बॉडी है रेडिएशन को ले अब्जॉर्ब कर सकती है, रेडिएशन को का एक्सपोजर मिल सकता है, वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे अब रेडिएशन थेरेपी है, वो तो प्लान्ड है, वो इस हर चीज को जहन में रख के पेशेंट को रेडिएशन दी जाती है, उसकी बीमारी को देख के, उसकी सेहत को देख के, उसकी ज़रूरत को देख के, उसके कैंसर के टाइप को देख के। तो मेडिकल एक्सपोजर में एक ये तरीका होता है कि ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन मिलती है। दूसरा जो हेल्थ सर्विस है, जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, प्रिकॉशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं कि उनको पे इफेक्ट ना हो या उनको रेडिएशन ना मिले, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप कह लें कि ह्यूमन एरर है कि आप 100% सेफ नहीं रह सकते, उन पर भी इफेक्ट आता ही आता है। तो एक तो पेशेंट को प्लान जो दी जाती है, एक्सपोजर दिया जाता है रेडिएशन का, दूसरा जो हेल्थ पर्सनल होते हैं उनको भी उनकी जॉब की वजह से जो रेडिएशन एक्सपोजर मिल जाता है। ये फोर्थ टाइप है जो तीन नेचुरली अकरिंग रेडिएशन के अलावा ऐसे भी जो ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है। It was estimated by the US Public Health Service that the average annual
genetically significant dose equivalent in 1970 was about 20 milligrams per year from radiological procedures. अब ये उन्होंने एक रिसर्च बताई है, ये उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, स्टैट दिया है कि 1970 में जब उन्होंने फाइंड किया था जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ऐसी डोज जो आपके जेनेटिकली इफेक्ट कर सकती है, वो जो डोज थी 20 मिलीग्राम्स, वो लोगों को, जिन लोगों को रेडिएशन मिली थी या रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था, और रेडियोलॉजिक प्रोसीजर्स की वजह से था। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स, ये दोनों ऊपर जो बात की हमने, या तो पेशेंट को जो रेडिएशन मिल रही है वो, या जो हेल्थ पर्सनल्स हैं उनको उनके ऑक्यूपेशन की वजह से मिल रही है, तो वो इतनी 20 मिलीग्राम्स रेडिएशन पर ईयर वो अब्सॉर्ब कर रहे थे। नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, द जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज इक्विवेलेंट is the per capita dose equivalent when the long-term genetic effects of radiation are averaged over the whole population. कि ये पर कैपिटा आप तब कहते हैं जब पर पर्सन काउंट कर रहे हो, ये पर पर्सन वो रेडिएशन की क्वांटिटी है कि जो इतने अरसे तक लोगों को रेडिएशन मिलती रहे कि वो उस पॉपुलेशन को, या जितने लोगों को रेडिएशन वो मिली है, उनको जेनेटिकली इफेक्ट कर सके। तो जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज इक्विवेलेंट वो है, उसको कहते हैं। This dose is expected to produce the same total genetic injury to the population as to the actual doses received by the various individuals. ये कंपेयर करें कि ये जो इंडायरेक्ट रेडिएशन मिल रही है उनको, ये भी उतनी ही डेंजरस है कि जितनी डायरेक्ट एक्सपोजर उनको रेडिएशन का मिले और उनमें जेनेटिक इंजरी हो, कि जो इनके जेनेटिक सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो या उनमें कोई चेंज है, ये भी उतनी डेंजरस है जितनी आप डायरेक्ट किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हो। और 1970 में जो लोग थे उनको रेडियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से रेडिएशन मिली थी, वो 20 मिलीग्राम्स थी। मतलब उन पे इतना इफेक्ट हुआ था पर ईयर, वो अपने काम की वजह से ही इतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे थे। और ये मिली रैम्स पर ये जो डोज दी हुई है रेडिएशन की, ये मिली साइवर्ट पर ईयर दी हुई है, डोज इक्विवेलेंट रेट है। तो कॉस्मिक से आप कितने टिश्यूज को 0.27 मिली साइवर्ट पर ईयर मिलती है, टेरेस्ट्रियल से 0.28 मिलती है, बॉडी से 0.35 मिलती है। ये टिश्यू स्पेस ह्यूमन बॉडी को ही हमने मेन टारगेट रखा है, तो जोन सी टाइप की भी रेडिएशन आ रही है वो उसका ह्यूमन बॉडी को कितना एक्सपोजर मिलता है। और ये टोटल, अब इतनी, अब एक ये नहीं कि अलग-अलग मिल रही है, अब इस टिश्यू को ये सारी रेडिएशन मिल रही है टोटल। इस टिश्यू को जैसे बोन सरफेस है, उसको टोटल रेडिएशन आपको मिल रही है पर ईयर 1.7, टोटल 1.7 मिल रही है, लेकिन वो उसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी रेडिएशन की कितनी कितनी है, ये वो उसका सेपरेट डिस्कशन है।